टेट वाली क्लास में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज फिर हम बात करेंगे पक्षियों के बारे में ही। पक्षियों के बारे में आज की हमारी ये लास्ट क्लास होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक और बातें मैं कहना चाहूँगा। यदि आपका कोई प्रश्न है, यदि आपके कोई डाउट है या किसी और पक्षी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन एक और बातें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। लास्ट में जाते जाते यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगे या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे या मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग एक बार लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते, ये बिल्कुल गलत बात है, जो कि करना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा आप करते हुए। जैसे कि बात करते हैं, आज जो हम जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं कैसोबरी के बारे में। कैसोबरी एक ऐसा पक्षी है जो सबसे खतरनाक पक्षी है। ध्यान रखिएगा, कैसोबरी एक ऐसा पक्षी है जो सबसे खतरनाक पक्षी है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे खतरनाक या खूंखार पक्षी है, तो आप उसे बताइएगा कैसोबरी है। कैसोबरी पाया कहाँ जाता है? अगर ये पूछा जाता है कि कैसोबरी पक्षी पाया कहाँ जाता है, तो न्यू गिनी देश में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? न्यू गिनी देश में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बारे में एक और बातें ध्यान रखिएगा। सबसे खतरनाक का मतलब ये हो जाता है कि विश्व का सबसे खतरनाक या विश्व की सबसे खतरनाक पक्षी अगर चिड़िया कोई है तो है कैसोबरी है। आप इसके चित्र के बारे में देख सकते हैं। इसका चित्र कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिए, अपने दिमाग में इसको अच्छे से सेट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब तक हम किसी चित्र को अपने माइंड में नहीं सेट करते हैं तब तक हमें उसके बारे में सही से याद नहीं आता है। अगर हमारे माइंड में कोई चित्र एक बार सेट हो जाता है तो जब हम उस चीज को याद करने का प्रयास करते हैं तो चीजें हमें याद होने लगती हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीजों के बारे में। इसमें और क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि कैसोबरी पक्षियों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। कैसोबरी पक्षी की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसा कि बात करते हैं दक्षिणी या दक्षिण कैसोबरी और छोटा कैसोबरी और तीसरा है उत्तरी कैसोबरी। तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रजातियों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो 3 प्रजातियों की संख्या पाई जाती है। एक तो दक्षिण कैसोबरी है, दूसरा है छोटा कैसोबरी है और तीसरा कौन सा है? तीसरा है कैसोबरी, उत्तरी कैसोबरी। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी उत्तरी तो याद ही होगा और बीच वाला याद रख लीजिएगा छोटा कैसोबरी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो अगले बिंदु में क्या कहा जा रहा है, देखिए कैसोबरी के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि यह एक ऐसा पक्षी है जो जंगलों में छिप कर रहता है। यह एक ऐसा पक्षी है जो जंगलों में कैसा रहता है? छिप कर रहता है, यानी कि हाइड होकर रहता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसलिए इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि इसलिए इस पक्षी को देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी वजह से इस पक्षी को देखना बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है या इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हाइड रहकर रहता है, यानी कि छिप कर रहता है जंगलों में भी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बारे में एक और बातें कही जाती हैं कि कैसोबरी पक्षी को ऑस्ट्रेलिया के वर्षा वन का संरक्षक भी कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के वर्षा वन के संरक्षक किसे कहा गया है, तो कैसोबरी को कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कैसोबरी जो है एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के वर्षा वन का संरक्षक भी है, यानी कि प्रोटेक्टर भी है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बारे में फिर क्या कहा जाता है। इसके वैज्ञानिक नेम के बारे में बात करते हैं तो कैसोरियस इसके वैज्ञानिक नेम है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बातें आप जानने वाले हैं दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। शुतुरमुर्ग और एमू के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है जो ना उड़ने वाला है। जो ना उड़ने वाला तीसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो वो है आपका कैसोबरी। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शुतुरमुर्ग और एमू के बाद तीसरा सबसे बड़ा ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो कैसोबरी के बारे में ध्यान रखिएगा, यानी कि बता दीजिएगा। तो कैसोबरी एक ऐसा पक्षी है जो तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है जो ना उड़ने वाला है, यानी कि उड़ता नहीं है। तो हमने अभी आपको क्या क्या बताया है एक बार रिवीजन करवा देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। जैसा कि बात करते हैं, हमने आपको बताया कि सबसे खतरनाक
विश्व का सबसे खतरनाक या खूंखार पक्षी के बारे में देखा जाए तो कौन सा पक्षी है? कैसोबरी है। फिर हमने आपको बताया कि कैसोबरी जो है वो न्यूगिनी देश में पाया जाता है, और उसके बाद हमने आपको समझाने का प्रयास किया था कि इसमें 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें दक्षिणी कैसोबरी, उत्तरी कैसोबरी और छोटा कैसोबरी। फिर हमने आपको बताया कि यह जंगलों में छिप कर रहता है, इसकी वजह से इसको देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के वर्षा वन का संरक्षक या प्रोटेक्टर भी इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि इसके वैज्ञानिक नेम कौन सा है, या इसका वैज्ञानिक नेम क्या है, तो कैसोरियस इसका वैज्ञानिक नेम है। फिर हमने आपको बताया था कि शुतुरमुर्ग और एमू के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है जो ना उड़ने वाला है। तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है जो ना उड़ने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा, अब आगे के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसोबरी पक्षी जो है बहुत ज्यादा हिंसात्मक और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। तो कैसोबरी जो पक्षी होता है बहुत ज्यादा हिंसात्मक होते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है छोटी छोटी बातों पर इन्हें गुस्सा आ जाती है, यानी कि थोड़ा सा भी इनके साथ अनुचित हुआ नहीं तो ये तुरंत एक तरीके से मारने पर उतारू हो जाते हैं। कैसोबरी पक्षी की जो टांगे होती हैं बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। इनकी जो टांगे होती हैं बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं, आप देख सकते हैं इनकी जो टांगे होती हैं काफी ज्यादा कैसे होती हैं, मजबूत होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक और बातें ध्यान रखिएगा, ये जो इतना खतरनाक पक्षी होते हैं कि एक तरीके से मनुष्यों की भी हत्या कर देते हैं। इसीलिए इसमें कहा भी गया है कि यह पक्षी अब तक कई लोगों की हत्या भी कर चुका है। यह पक्षी जो है कई लोगों की हत्या भी कर चुका है, क्योंकि काफी खूंखार होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको बता दिया कैसोबरी के बारे में संपूर्ण जानकारियां। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अब आइए बात करते हैं फाक्ता नामक पक्षी के बारे में। फाक्ता नामक जो पक्षी है वो इसे क्या बोला जाता है, इसे डॉग बोला जाता है अंग्रेजी में, जो कि आप जानते ही हैं। और यह क्या करता है, अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं या बनाता है। तो फाक्ता नामक जो पक्षी होता है वो कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के पेड़ों के बीच पर क्या होता है, अपना घोंसला बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इसके बारे में और भी कुछ जानकारी आपको हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बीवर पक्षी के बारे में। आइए बात कर लेते हैं बीवर पक्षी के बारे में। यदि हम बात करते हैं तो नर पक्षी अपने 2 घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन घोंसलों का निरीक्षण करती हैं और उसे सही घोंसला, मतलब जो सही घोंसला लगता है उसमें अंडा रखती हैं। देखिए बीवर पक्षी को बया पक्षी भी कहा जाता है, जिसके बारे में अभी हम समझने वाले हैं। देखिए बीवर पक्षी जो होता है, बीवर पक्षियों में नर पक्षी क्या करता है, 2 घोंसला बनाता है। नर पक्षी क्या होता है कि 2 घोंसला बनाते हैं, और उसमें से जो घोंसला अच्छा लगता है उसमें जो मादा बीवर होती है उसमें क्या करती है, उसका निरीक्षण करती है, और फिर उसमें जो उसे अच्छा लगता है उसमें अंडा रखती है, यानी कि अंडा देती है। तो ध्यान रखिएगा बीवर पक्षी के बारे में जरूर ये बातें ध्यान रखिएगा कि जो नर पक्षी होता है वो क्या करता है, घोंसला बनाता है, और जो मादा पक्षी होती है वो क्या करती है, उसका निरीक्षण करती है और उसी में अंडा देती हैं जो उसमें से उनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाक्ता नामक पक्षी के बारे में। आइए और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए फाक्ता के बारे में यदि हम बात करते हैं तो फाक्ता आपको इस तरह से दिखाई देगा, बिल्कुल कबूतर के जैसे दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों को आज पहली बार फाक्ता नामक पक्षी देखने को मिला होगा, क्योंकि उन लोगों ने सुना तो बहुत बार होगा लेकिन इंटरनेट पर कभी सर्च नहीं किया होगा। तो फाक्ता नामक जो पक्षी होता है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और स्पॉटेड डॉग भी कहा जाता है, या डो भी कह सकते हैं, डब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि कबूतर प्रजाति का एक बहुत सुंदर पक्षी जो है वो है एक तरीके से फाक्ता पक्षी है। यह एक प्रवासी पक्षी है, इसको भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसका वैज्ञानिक नेम क्या है, स्पाइलोपिलिया चाइनीज इसका वैज्ञानिक नेम है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पक्षी भारत सहित भारतीय उपमहाद्वीपों में भी पाया जाता है, और अन्य द्वीपों में इनकी संख्या कम होने के कारण इन पक्षियों को भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में भी छोड़ा गया है। तो दरअसल इनकी पक्षियां यानी कि इनकी प्रजातियां कम हो रही थी, और जिसकी वजह से क्या किया गया कि भारत से इन पक्षियों को ले जाकर ऑस्ट्रेलिया में भी छोड़ा गया, न्यूजीलैंड में भी छोड़ा गया और अमेरिका में भी छोड़ा गया। कहाँ छोड़ा गया?
ऑस्ट्रेलिया में भी छोड़ा गया, न्यूजीलैंड में भी छोड़ा गया और अमेरिका में भी छोड़ा गया। इन जगहों पर इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो जिसकी वजह से क्या है कि इनकी संख्या में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस पक्षी को आसानी से इसलिए पहचाना जा सकता है क्योंकि यह कैसे दिखने में लगते हैं, तो कबूतर जैसे ही दिखते हैं। इन पक्षियों की गर्दन के चारों ओर काले रंग की पट्टी होती है और जिस पर सफेद धब्बे भी होते हैं जो इनको पहचानने में अहम भूमिका निभाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन पक्षियों के गर्दन पर चारों ओर पट्टी होते हैं, आप देख सकते हैं इनके चारों ओर, आप देख सकते हैं ये देखिए पट्टी होती है इनके चारों ओर। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो इनके चारों ओर सफेद पट्टियां होती हैं इनके गर्दन पर, जो इनको पहचानने में मदद करती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फाख्ता पक्षी में नर व मादा दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं, परंतु मादा जो होते हैं नर से छोटे आकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलिएगा नहीं कि मादा पक्षी जो होते हैं, देखिए नर और मादा दोनों तो देखने में एक जैसे तो होते हैं, लेकिन आकार में अगर देखा जाए तो आकार में मादा जो होती है नर से छोटी होती है। मादा जो होती है आकार में छोटी होती है और नर जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं बया पक्षी के बारे में। इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा से पीले कलर की पक्षी है। बया पक्षी को देख लीजिए, जिसे बीवर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे दर्जन चिड़िया भी कहा जाएगा, अभी हम आगे समझेंगे। देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है कि हल्के रंग का बया या बुनकर प्रजाति का या नन्हा सा पक्षी घास के छोटे छोटे तिनकों या पत्तियों को बुनकर लालटेन की तरह बेहद खूबसूरत अपने घोंसले का निर्माण करता है। तो जैसा कि बात करते हैं, हल्के रंग का बया या बुनकर प्रजाति का जो यह पक्षी है बहुत ही छोटा पक्षी होता है, लेकिन क्या करता है छोटे छोटे तिनकों को या पत्तियों को लेकर लालटेन के जैसे लटकता हुआ बेहद खूबसूरत क्या करता है, एक तरीके से बनाता है घोंसला। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप उसका एक घोंसला बना हुआ है और किस तरह से बना हुआ है, लालटेन की जैसे ही बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, टेलर बर्ड भी कहा जाता है, दर्जन चिड़िया भी इसे कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसे दर्जन चिड़िया कहा जाता है और पक्षियों का इंजीनियर भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यह जो पक्षी होते हैं अपने घोंसले को बिल्कुल भी गलत नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अपने घोंसले को बनाते हैं, इनका घोंसला बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि इनके घोंसले में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन्हें इंजीनियर भी हम कह सकते हैं। इन्हें इंजीनियर यानी कि पक्षियों का इंजीनियर भी हम कह सकते हैं। किसका इंजीनियर कह सकते हैं, पक्षियों का इंजीनियर कह सकते हैं। बया प्रजाति के पक्षी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, बया पक्षी के अधिकतर अपना घोंसला नहर, नदी, नालों, किनारों के आसपास क्या करते हैं, बनाते हैं। कटीली झाड़ियों और पेड़ों में भी तैयार करते हैं। इन झाड़ियों में एक साथ कई उल्टे लटकते सुंदर घोंसले भी देखने को मिलते हैं। इन झाड़ियों में देखा जाए तो एक साथ कई उल्टे लटकते सुंदर घोंसले को भी देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बया प्रजाति में आसियाना नर पक्षी के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि जो घोंसले का निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, नर पक्षी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, नर पक्षी के द्वारा किया जाता है। अभी हमने आपको बताया ही था, बीवर पक्षी जिसे कहते हैं। तो मादा इसको क्या करती है, निरीक्षण करती है, और यदि मादा को घोंसला पसंद नहीं आया तो फिर क्या होता है कि जो नर पक्षी होता है नए घोंसले का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बातें हैं कि मादा को अगर घोंसला पसंद नहीं आता है तो फिर नर पक्षी जो होता है वो दोबारा नया घोंसला बना देता है। सोचिए, ये तो बिल्कुल शाहजहां वाली बात हो गई, ताजमहल का निर्माण कर देना। हाँ, अगर आपको पसंद नहीं आया तो दूसरे ताजमहल का भी निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, वैसे तो एक ही किया गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो नर पक्षी होता है वो क्या करता है कि मादा पक्षी की बात को इतना मानता है कि अगर एक घोंसला पसंद नहीं आया है तो हम तुम्हारे लिए दूसरा नया घोंसला बना देंगे। क्या अद्भुत चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बया अपना घोंसला इस तरह से तैयार करती हैं जिससे कि वह अपने अंडे और बच्चों को शत्रुओं से और परभक्षियों और मौसमी प्रभावों से सुरक्षित रख सके। नेक्स्ट बात करते हैं, घोंसलों में तिनकों की एक महीन परत सुरक्षा के लिए तैयार करते हैं। मतलब एक महीन परत सुरक्षा की तैयार कर लेते हैं ताकि कोई भी इनके घोंसले पर कोई परिंदा भी पर ना मार सके। ऐसा बताया जाता है कि जब एक पक्षी भोजन के लिए जाता है और यह अन्य कार्य के लिए बाहर जाता है तो दूसरा पक्षी
वहीं पर बैठकर चौकीदारी करता है। वाह क्या बातें हैं। ठीक है, एक पक्षी जब कहीं पर जाता है भोजन के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए जाता है तो क्या होता है, दूसरा पक्षी उसकी चौकीदारी करता है, यानी कि बैठकर उसकी चौकीदारी करता है। यदि उन्हें थोड़ा से भी खतरे का महसूस हुआ है, आभास हुआ, तो वो पक्षी क्या करती है, ची ची की आवाज करके सभी पक्षियों को सचेत कर देती है कि भाई यहाँ पर इस तरह का खतरा मौजूद होने वाला है। सोचिए एक बार, कितना समझदारी है, कितना समझ है। यहाँ हमारे आप में समझदारी इतना नहीं है। अगर किसी को आप बोल देते भाई यहाँ पर बैठे रहिएगा, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं, तो व्यक्ति बैठेगा 2-4 मिनट फिर चला जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पक्षियां हैं कितना समझदार, कितने समझदारी से काम ले रहे हैं कि एक पक्षी कहीं पर जा रहा है भोजन के लिए या अन्य कार्य के लिए, दूसरा पक्षी उसका इंतजार कर रहा है या उसके घोंसले को देख रेख कर रहा है। ठीक है, सोचिए कितनी अच्छी बात है। और थोड़ा से भी खतरा महसूस हुआ, थोड़ा से भी खतरे का आभास हुआ या महसूस हुआ, तुरंत वो पक्षी क्या कर देते हैं, दूसरे पक्षियों को सचेत कर देते हैं। क्या अद्भुत चीजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बया पक्षी अपना घोंसला तैयार करने में लगभग 28 दिन का समय लगाता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने दिन का समय लगाता है या लगाते हैं, तो ये अपने घोंसले को बनाने में कुल कितने दिन का समय लगाते हैं, लगभग 28 दिन का। ध्यान रखिएगा 28 दिन यानी 28 डेज ये लगा देते हैं। बया पक्षी द्वारा घोंसला छोड़ने के पश्चात अन्य पक्षियों द्वारा इन घोंसले को उपयोग में ले लिया जाता है। दरअसल क्या होता है, जब ये पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, जब इनका समय हो जाता है, जब इनको लगता है कि अब हमारा घर बेकार हो गया है, तो ये नए घर के लिए चले जाते हैं, यानी कि नए घर निर्माण करने लगते हैं। तो फिर क्या होता है कि दूसरे पक्षी आकर इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लालटेन की तरह, ये है बया पक्षी की विशेषताएं दोस्तों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सचिव पक्षी के बारे में बात कर लेते हैं। सचिव पक्षी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यह दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाली विशाल चिड़िया है। यह जहरीले सांपों का शिकार करती है। किसका शिकार करती है, तो जहरीले सांपों का शिकार करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सचिव पक्षी के बारे में कुछ लोगों को आज पहली बार पता चला होगा। यह दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाली एक विशाल पक्षी है और यह जहरीले सांपों का शिकार करती है। किनका शिकार करती है, जहरीले सांपों का शिकार करती है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पक्षी है जो जहरीले सांपों का ज्यादातर शिकार करती है या पसंद करती है, तो सचिव पक्षी का नेम आप बताइएगा, सेक्रेटरी बर्ड के बारे में बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैना की विशेषता ये है कि यह झटके के साथ अपनी गर्दन को पीछे करती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि झटके के साथ अपनी गर्दन को कौन सी पक्षी पीछे करती है, तो मैना करती है। और 2019 में यह प्रश्न आया था। कब आया था यह प्रश्न, 2019 में यह प्रश्न आया था। और नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हमने इसके बारे में पिछली क्लास में उल्लू के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। तो उल्लू अपनी गर्दन काफी हद तक पीछे घुमा सकता है। अगर आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो काफी हद तक, ध्यान रखिएगा मैना और उल्लू में अंतर है। मैना क्या करता है, झटके से अपनी गर्दन को पीछे घुमा देता है और उल्लू क्या करता है, काफी हद तक, कहने का मतलब आसानी से अपने मुंडी को क्या करता है, यानी कि सिर को क्या करता है, गर्दन को क्या करता है, पीछे तक घुमा देता है। ध्यान रखिएगा उल्लू और मैने में ध्यान रखिएगा अंतर क्या है, मैना झटके से और उल्लू आसानी से, बस कितना याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चील, बाज, गिद्ध, ये पक्षी हमसे 4 गुना अधिक भी दूर देख सकते हैं। अगर हमारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है कि जो हमसे 4 गुना अधिक दूर देख सकता है, तो वो है चील है, बाज है और गिद्ध है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने आपको ये सारी बातें बता दिया है। अभी थोड़ी सी और जानकारियां हैं, आइए देख लेते हैं मैना चिड़िया के बारे में। ज़्यादा नहीं, बस 2-4-5 मिनट में समय लूंगा आपका। जैसे कि बात करते हैं, पूरे भारत वर्ष में मिलती हैं मैना, और कौवा, गौरैया चिड़िया की तरह मनुष्य के आवासों के आसपास ये भी रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मैना पक्षी होता है या होती हैं, ये भी मनुष्य, जैसे कि कौवा हमारे घरों के आसपास रहते हैं और गौरैया हमारे घरों के आसपास रहते हैं, वैसे ही मैना पक्षी भी हमारे घरों के आसपास रहते हैं। यहाँ पर एक बातें ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैना को अंग्रेजी में मैना ही कहा जाता है। देखिए, मैना को अंग्रेजी में भी मैना कहा जाता है, नहीं तो आप सोचे कि मैना को अंग्रेजी में कुछ और कहा जाता हो। यह दक्षिण एशिया के कुछ देशों में ही पाई जाती थी, अब दुनिया के अन्य देशों में भी यह पाई जाने लगी हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, मैना चिड़िया की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। मैना चिड़िया की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें गुलाबी मैना और पहाड़ी मैना और पवई मैना और भारतीय मैना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कई प्रजातियां पाई जाती हैं, एक तो गुलाबी मैना है, दूसरा पहाड़ी मैना है, तीसरा है पवई मैना है, चौथा है भारतीय मैना। तो ये 4 मैनों के बारे में ध्यान रखिएगा। वैसे इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा यदि पता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। भारतीय मैना की पीठ और शरीर का मुख्य रंग जो होता है वो लगभग भूरा रंग के होता है, और इसका पेट जो होता है सफ़ेद रंग का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये देख सकते हैं आप, भूरा रंग का आप देखेंगे। यहाँ पर आप पेड़ जो होगा वो सफ़ेद रंग का होगा, यहाँ आप देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप असली वाले को देखेंगे तो आपको सही दिखेगा। ये तो चित्र है, चित्र में बहुत सारी चीज़ें कई बार नहीं आती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसका। मैना की छाती का और सिर का रंग काला होता है, और इसके पंख भी काले होते हैं। इसकी चोंच और पैर जो आँखें होती हैं वो पीले रंग की होती हैं। तो जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पीले रंग के देखने मिलेंगे। आप यहाँ आँखें देख सकते हैं, चोंच देख सकते हैं, यहाँ पर आप पैर देख सकते हैं, ये आपको पीले रंग के देखने को मिलेंगे। मैना की विशेषता ये भी है, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैना जो होता है अपने अंडे को 14 दिन तक सहती है। ध्यान रखिएगा, मैना अपने अंडे को कितने दिन तक सहती है? तो एक तरीके से 14 दिन तक सहती है। और इसके बाद क्या होता है, बच्चे निकलते हैं। ये बच्चे किस कलर के होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि मैना के बच्चे किस रंग के होते हैं, तो गुलाबी रंग के होते हैं। बच्चे के शुरुआत में पंख नहीं होते, जो कि हम जानते ही हैं, और बाद में क्या होता है, समय आने पर पंख आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैना जो है सर्वाहारी पक्षी होता है। ध्यान रखिएगा, मैना किस तरह का पक्षी है? सर्वाहारी पक्षी है। यह दाना, कीड़े और कीड़े मकोड़े वगैरह को खाता है। कुछ प्रजातियां जो हैं, कुछ प्रजाति की मैना चिड़िया घोंसला तालाब, कुओं के आसपास बनाती हैं। इन मैनों को दरिया मैना भी कहा जाता है। तो इन मैनों को अगर देखा जाए तो दरिया मैना भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पवई मैना को ब्राह्मणी मैना भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पवई मैना को ब्राह्मणी मैना भी कहा जाता है, और भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में यह मिलती हैं। यह ज़्यादातर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं, और यह मैना बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं, और इनकी जो आवाज़ होती है और कैसे होती है, सीटी के जैसे इनकी आवाज़ होती है। तो मैना की विशेषता ये भी है कि शोर मचाती हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी आवाज़ कैसी होती है, सीटी की तरह होती है। और पवई मैना को हमने आपको बताया है कि एक ब्राह्मणी मैना भी इन्हें कहा जाता है। अब आइए लास्ट बातें देख लेते हैं बुलबुल पक्षी के बारे में। जैसा कि बात करते हैं, बुलबुल पक्षी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल कहा जाता है, और अपने मधुर गायन के लिए जाने जाते हैं। केवल नर पक्षी ही गाना गाता है। ध्यान रखिएगा, केवल नर पक्षी ही गाना गाता है, और यह पक्षी अपनी मादा को आकर्षित करने के लिए ऐसा करता है। तो यह पक्षी जो होता है अपनी मादा को आकर्षित करने के लिए, अपनी पत्नी को आकर्षित करने के लिए क्या करता है? गाना गाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। संसार में बुलबुल पक्षी की लगभग 140 प्रजातियां पाई जाती हैं, या 140 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। और भारत में पाए जाने वाली प्रजातियों में अगर देखा जाए, गुलदुम बुलबुल है, सिपाही बुलबुल है, जो कि ज़्यादा फेमस है। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है बुलबुल की कौन सी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, तो एक तो गुलदुम प्रजातियों को ध्यान रखिएगा, गुलदुम बुलबुल प्रजाति। दूसरी प्रजाति कौन सी है? सिपाही बुलबुल। तो ध्यान रखिएगा दोनों के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, बुलबुल पक्षी अमेरिका महाद्वीप के अलावा दुनिया में लगभग हर जगह पाया जाता है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा यह मिलता है। तो बुलबुल पक्षी अमेरिका महाद्वीप के साथ साथ दुनिया के हर जगह पर पाया जाता है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बुलबुल पक्षी का रंग जो होता है वो मटमैला होता है और हल्का पीला भी होता है। इस पक्षी का शरीर थोड़ा से छोटा होता है। इसकी जो पूंछें होती हैं थोड़ी सी लंबी भी होती हैं। बुलबुल पक्षी के सर पर मुर्गे की तरह कलगी भी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मुर्गे के ऊपर जैसे आप देखते हैं कलगी, वैसे ही बुलबुल पक्षी के ऊपर भी कलगी होता है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसी चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, ऐसी चीज़ें कई बार हमारे माइंड से फिसल जाती हैं, तो आप बिल्कुल भी ध्यान भूले नहीं, याद रखें। बुलबुल पक्षी की पूंछ की नीचे का हिस्सा लाल होता है, और बुलबुल पक्षी की
बुलबुल पक्षी की पहचान यही होती है। तो ध्यान रखिएगा, बुलबुल पक्षी का जो पहचान होता है वो कैसे होता है, एक तो उनके जो सिर होता है उस पर कलगी होता है, और दूसरी बात करते हैं हम इनका जो रंग होता है यानी कि पुच्छ के नीचे का जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। नेक्स्ट और लास्ट बातें देख लेते हैं, इस पक्षी का आकार कितना होता है, इस पक्षी का आकार कितना होता है, तो इस पक्षी का आकार जो होता है लगभग 15 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक होता है। तो इस पक्षी का आकार कैसे होता है, तो 15 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 25 सेंटीमीटर तक होता है। नर बुलबुल जो होता है मादा बुलबुल से आकार में बड़ा होता है। देखिए, नर बुलबुल जो होता है मादा बुलबुल से आकार में बड़ा होता है। तो ज्यादातर अगर आपको ध्यान रखना है तो कॉमन वाली बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो नर पक्षी होता है वो मादा से थोड़ा बड़ा ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और पहल की शुरुआत की जा रही है कि जैसे 4 प्रश्न हो तो आप अपने एग्जाम में 4 विकल्पों में से 3 विकल्पों को कैसे हटाकर आप एक विकल्पों को कैसे सही कर सकते हैं, इसकी भी डेली प्रैक्टिस में शुरुआत करने वाला हूं। अभी तक हमने एक क्लास शेयर कर दिया है, उसको एक बार देख लीजिए, बाकी चीजें अब मैं इसके प्रारंभ करने वाला हूं। तो 4 विकल्प आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक प्रश्न होता है जिसके 4 विकल्प होते हैं, उनमें से 3 विकल्पों को कैसे हम हटा सकते हैं यदि हमें थोड़ा से पता हो तब भी। ठीक है, इस तरह की भी क्लासेस मैं शुरुआत करने वाला हूं। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो या मैंने जो कंटेंट आपके साथ शेयर किया हो वो अच्छा लगा हो, तो जाते जाते एक बार कमेंट करके जरूर जाइएगा और दूसरों को भी शेयर करके जाइएगा, और यदि आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं, हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।